प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में इसके पहले वाले वीडियो हमने अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बारे में जानी और उससे संबंधित हमने आभासी एका अभिक्रिया लिखी। तो उसके अंतर्गत हमने कोटि के प्रकार और कोटि के प्रकार में हम लोगों ने प्रथम देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसके लिए हमने समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किए थे। इसके बाद हमारा अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई अभिकारक पदार्थ ले लेते हैं A प्लस B और उत्पाद पदार्थ C प्लस D का निर्माण करता है। तो मान लीजिए अभिकारक पदार्थ हमने ले लिया C12 H22 O11 सुक्रोज। हम इसकी अभिक्रिया जल से, तो A के स्थान हमारा सुक्रोज हो गया और B के स्थान पे हमारा जल हो गया। और इसके अभिक्रिया करने के पश्चात हमारा बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो देखने में दोनों की संरचना सूत्र समान है, परंतु आपका एक ग्लूकोज होता है और दूसरा आपका फ्रक्टोज होता है। एक तो ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो जल होता है इसके सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु देख रहे हैं जो सुक्रोज है इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो गया, अर्थात यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में परिवर्तित हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सुक्रोज की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, परंतु जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम परिभाषित करना चाहें तो देखते हैं कि किसी अभिक्रिया में, देखिए पूरी आपकी क्या है, अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसके एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हम देख रहे हैं सुक्रोज के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जल की सांद्रता में नहीं, इसीलिए आपका यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण लेते हैं। तो मान लेते हैं हम कोई अभिकारक अणु लेते हैं, यह आपका अभिकारक हो गया और इधर आपके उत्पाद हो गए। तो हमने प्रारंभ में मान लिया अभिकारक का A मूल्य लेते हैं और उत्पाद आपका P प्राप्त होता है। तो अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं, प्रारंभ में तो अभिकारक अणु का हमने A मूल्य लिया, स्मॉल a। तो अभी अभिक्रिया हमारा शुरू नहीं हुआ है, तो हमारा जो उत्पाद होगा वो हमको 0 प्राप्त होगा तथा T समय पश्चात अब देखिए हमने जो अभिकारक अणु का A मूल्य लिया है इसमें से क्या होता है, T समय पश्चात इसमें से यक्ष मूल विघटित हो गए। तो यक्ष मूल जो विघटित होगा इसी से होगा, अर्थात A माइनस यक्ष। अब फिर अगर इसमें से यक्ष मूल विघटित होगा तो हमको जो उत्पाद होगा वह यक्ष प्राप्त होगा। हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू A। क्योंकि आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसकी घातांक 1। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है इसे हम dx अपान dt से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। अब हम क्या करते हैं, समानुपाती
बाकी का चिन्ह जब हटाएंगे तो हमको मिलेगा dx अपान dt बराबर k a की पावर 1। अब देखिए टी समय पहले हमारा जो a है अधिकार की मात्रा कितना है a बराबर a माइनस एक्स, अर्थात a बराबर हम क्या आते हैं a माइनस एक्स। तो हमको मिलेगा dx अपान dt बराबर k, a का मान कितना है a माइनस एक्स की पावर 1। अगर किसी संख्या पर 1 करते हैं तो या फिर न करें, दोनों का मान एक ही होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो dx अपान dt बराबर k a माइनस एक्स, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। या इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dx अपान, अब देखिए इस वाले पक्ष को हम इस धर कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना है k है और dt को यहाँ कर दें तो k इंटू dt। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। तो समाकलन का चिन्ह होता है यह, तो dx अपान a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन k dt। आपका इतना हो जाएगा पुनः dx अपान a माइनस एक्स बराबर, अब देखिए इसमें क्या कि आपका एक नियतांक है तो नियतांक का हम क्या कहते हैं समाकलन नहीं करते हैं, तो क्या हमारा बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। अब देखिए हम इसका समाकलन करते हैं तो हमको मिलता है माइनस log बेस ई a माइनस एक्स बराबर, अधिक के आपका कास्ट नियतांक है तो इसका समाकलन होगा नहीं तो पुनः के, अधिक dt का समाकलन करते हैं तो हमारा t आता है तो होता है t और एक हमको समाकलन नियतांक मिलता है जिसको हम c कहते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब आइए हम पुनः देखते हैं प्रारंभ में, तो जो हमने a लिया है प्रारंभ में हम देख रहे हैं कि अगर विचार पदार्थ a लिए हैं तो उत्पाद हमको 0 मिला है, अर्थात प्रारंभ में अब देखिए क्या है t बराबर जब 0 है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ तो समय आपका 0 है और उस समय जो यक्स है वो अभी हमारा क्या है 0 है, तो इसका मान क्या करें समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से देखते हैं माइनस log बेस ई, अब देखिए x बराबर 0 है तो a माइनस 0 हो जाएगा बराबर k, अभी t का मान कितना है 0 है तो k इंटू 0 प्लस c, तो हमको मिलता है कितना log माइनस log बेस e इंटू a बराबर c, या फिर कर लीजिए हमको इतना मिला। अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं c बराबर माइनस log a। अब ये c का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं तो उनको मिलेगा कितना माइनस log बेस ई a माइनस एक्स माइनस log बेस ई a माइनस एक्स बराबर kt प्लस c का मान हमको कितना मिला है माइनस log बेस ई इंटू a, तो हमको मिलेगा कितना माइनस log बेस ई a माइनस एक्स बराबर kt माइनस प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस log बेस ई इंटू a, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम log वाले पक्ष को एक साइड कर लेते हैं
तो हमको मिलेगा कितना, अब इधर माइनस इधर आ गया तो आपका प्लस होगा, तो log बेस ई इंटू ए माइनस माइनस ए वाला log बेस ई ए माइनस यक्स बराबर के टी। देखिए log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, log m अपान n हो जाएगा, तो log बेस ई ए अपान ए माइनस यक्स बराबर के टी। या इसको लिखना चाहें तो के टी बराबर log बेस ई ए अपान ए माइनस यक्स। अब देखिए हम जानते हैं कि जो log बेस ई होता है, अगर इसको हम बेस 10 में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 का गुणा करते हैं, अर्थात log बेस ई इक्वल टू 2.303 log बेस 10। तो log बेस ई बराबर हम log बेस 10 के लिए इतना लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिखना चाहें तो के टी बराबर 2.303 log बेस 10 ए अपान ए माइनस यक्स। या इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 ए अपान ए माइनस यक्स। यह आपके प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। तो हमने देखे प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किए। तो अगर हम देखते हैं इसकी विशेषता, तो हम देख रहे हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह समय पर निर्भर कर रहा है, अर्थात अगर हम समय देखते हैं, अगर हम प्रारंभ में लिया है इसकी मात्रा 0 थी, परंतु t समय पश्चात इसकी मात्रा कुछ और हो गई। तो हम लोग आज हमने प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किए। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।